देखिए, आज की क्लास में हम लोग एनिमल टिश्यू को थोड़ा डीप पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में सिर्फ हम लोगों ने फ्लो चार्ट पढ़ा था। अच्छा, फ्लो चार्ट में क्यों पढ़ाया तुम लोगों को? फ्लो चार्ट इसलिए पढ़ा दिया ना क्योंकि जब हम लोग इसके बारे में पढ़ने लगेंगे ना तो ऑटोमेटिक पता चलेगा कि इसके अंदर क्या क्या है ना। तो आपको वो समझने में और फायदा हो, आपको दिक्कत नहीं हो। बात समझ रहे हैं? अगर मैं वो टॉपिक नहीं पता था, अगर वो मैं टेबल नहीं पता था ना, तो आपको नेक्स्ट क्या आएगा, उसका क्या नाम है, तो आपको थोड़ा दिक्कत होता है। जब आपको बाउंड्री लाइन बता दिया जाएगा ना कि ये बाउंड्री है, तब आपको वो काम को करने में या फिर वो चीज पढ़ने में आपको आराम से पता चल जाए। बात समझ रहा है? जैसे एग्जाम में आप फील्ड में तुमको पता चल जाए कि हाँ 4 चैप्टर आ रहा है या 5 चैप्टर आ रहा है, तो आपको पता है कि मेरे को 4 ही चैप्टर तो पढ़ना है या 8 चैप्टर ही तो पढ़ना है, यानी आपको बाउंड्री लाइन पता चल गई कि कहां तक आपको पढ़ना है। अगर आपको ये बाउंड्री ना बताया जाए कि कहां तक पढ़ना है तो आपको दिक्कत हो जाएगी, है ना। इसलिए पहले आपको फ्लो चार्ट बता दिया गया, आपको बाउंड्री लाइन बढ़ा दिया गया कि हम लोग को पढ़ना क्या है, कब कब क्या पढ़ेंगे। तो ऑटोमेटिक जिस दिन हम लोग नर्वस टिश्यू के बारे में पढ़ने लगेंगे, हम लोग को पता चल जाएगा कि एनिमल टिश्यू पढ़ ली, चैप्टर कंप्लीट हो गया, है ना। और जब हम लोग एपिथेलियल पढ़ना शुरू कर देंगे तो इसका मतलब एनिमल टिश्यू क्या हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है। बात समझ में आ रहा है? तो चलिए देखते हैं एनिमल टिश्यू को, ठीक है। तो पहला पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है एनिमल टिश्यू में, ठीक है। लिखा हुआ है द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द सेल रिजल्ट इन मूवमेंट। देखो एक बात याद रखना, कभी भी मूवमेंट करना है, मूवमेंट का मतलब क्या हुआ, ए प्लेस से बी प्लेस अगर मूव करना है तो आपका जो टिश्यू होगा उसको कॉन्ट्रैक्ट करना होगा और रिलैक्स करना होगा, कॉन्ट्रैक्ट करना होगा, रिलैक्स करना होगा, तभी जाकर आप ए प्लेस से बी प्लेस तक जा पाओगे। बात समझ में आ रहा है? यानी जब भी हमारे बॉडी का जो मसल्स है जब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है तो आप में मूवमेंट शो होता है। बात समझ में आ रहा है? तब जाकर बॉडी ए प्लेस से बी प्लेस तक जाता है। अब कहने का मतलब क्या है, कोई इंसान चल रहा, ध्यान दे, कोई इंसान चल रहा है, तो देखो अगर वो चल रहा होगा तो देखो जब उसका पैर इस जमीन के पास होगा तो देखना उसका मसल में तनाव ज्यादा बढ़ा होगा, है ना, उस पर प्रेशर ज्यादा लग रहा होगा, मतलब इसका मतलब क्या हो गया, उस मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हुआ। बात समझ में आया? और जब वो ऐसे चल के ये अलग पोजीशन पे है ये, तो इसका मतलब ये थोड़ी देर के लिए क्या कर दिया, रिलैक्स कर दिया। बात समझ में आ रहा है? यानी जब तुम अपना हाथ को ऐसे थोड़ा मुट्ठी बनाते हो और कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो ये वाला जो पार्ट है ना, बाइसेप्स और ट्राइसेप्स वाला पार्ट होता है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, टाइट हो जाता है। बात समझ में आ रहा है? और जब तुम उधर कर देते हो तो वो ढीला हो जाता है, रिलैक्स कर जाता है। तो कभी भी मूवमेंट होगा, अगर ये हाथ का मूवमेंट हो रहा है, ये हाथ का मूवमेंट है ना, तो हाथ का मूवमेंट कैसे हुआ, मैंने यहां से अपने मसल्स को क्या करवाया, कॉन्ट्रैक्ट करवाया, कॉन्ट्रैक्ट, और फिर मैं जब इसको छोड़ दिया तो वो रिलैक्स हो गया। तो कभी भी मूवमेंट होगा तो वो किसके कारण होगा, दो ही चीज, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। अगर तुम अपने घर से यहां तक पहुंचे इसका मूवमेंट, इसका मतलब क्या हुआ कि मूवमेंट हुआ है, और मूवमेंट तभी हुआ होगा जब आपका मसल्स क्या क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स क्या होगा। एक और बात बताता हूं, ध्यान से समझना, ये हमारा, ठीक है, ये हमारा इसोफेगस है, ये है ना, फूड पाइप बोलते हैं नॉर्मल भाषा में, ठीक है, ये हमारा इसोफेगस है। ठीक है, ये हमारा इसोफेगस है। तो होता क्या है कि जब हम लोग कोई भी फूड मॉलिक्यूल्स लेते हैं तो वो नीचे की ओर ही क्यों जा रहा है, क्योंकि इस मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टेटिक मूवमेंट। हाँ, बुक में नहीं मिलेगा, 10th क्लास में मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा, बस समझो। ये जो मूवमेंट है ना नीचे की ओर, इस मूवमेंट को होता है पेरिस्टेटिक मूवमेंट। ये कैसे होता है, ध्यान देना, ये होता है कुछ इस तरीके से है कि जैसे ही खाना यहां पर आया, जैसे ही खाना यहां पर आया तो ये दोनों मसल्स ना कॉन्ट्रैक्ट कर जाते, कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। जब कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है ये खाना नीचे की ओर आ जाएगा, फिर ये लोग कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे तो और खाना नीचे की ओर आ जाएगा, फिर ये लोग कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे तो खाना और नीचे की आ जाएगा। बात समझ रहा है? अगर नहीं समझ पा रहा है तो एकदम याद करो, कोलगेट, कोलगेट मान लो कि कोलगेट खत्म हो चुका है लगभग, पीछे में है उसका पार्ट,
तो हम लोग क्या करते हैं, पीछे से दबाते हैं, जैसे पीछे से दबाए तो वो थोड़ा और आगे जाता है, फिर दबाते हैं तो वो और थोड़ा आगे, दबाते हैं तो और, मतलब क्या है, जहां कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो फूड आगे की ओर मूवमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जब खाना आगे की ओर आ गया फिर ये रिलैक्स हो गया अपनी जगह पर। फिर जब ये खाना यहाँ पर पहुंचा तो यहाँ के किनारे किनारे वाले जो मसल्स हैं ये क्या किए, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट किए, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट किए तो ये खाना यहाँ आ गया। अब यहाँ वाले जो मसल्स होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और ये लोग क्या करने लगेंगे, रिलैक्सेशन का काम हो चुका है, खाना नीचे जा चुका है। पानी में भी ऐसे होता है, पानी भी तरल पदार्थ है लेकिन वो भी नीचे ऐसे ही जाता है। कभी कभी देखना पानी पीते पीते तुम लोग देख लगता है कि अटक गया, तो अटक गया का मतलब क्या हुआ, ये ठीक से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाया किसी एरिया पे। जब नहीं ठीक से पानी जा पाता, उसका स्पीड जो होता है वो बहुत तेज हो जाता है, ध्यान देना। ये अटकने का केस कब आता है, जब आप बहुत तेजी से पानी पी रहे हो। तो जब बहुत तेजी से पानी पी रहे हो तो इसका मतलब सारे के सारे मसल को बहुत तेजी से काम करना पड़ता है, और उसमें अगर किसी में डिले हो गया तो वो उस कॉन्ट्रैक्शन को करने में थोड़ा डिले हो जाता है तो हमको प्रॉब्लम हो जाता है। हाँ, हिकअप्स, हिकअप्स कैसे आता है ध्यान देना, चलो बता ही देता हूँ, ये भी आपके 10th क्लास की बातें हैं। ये जो हिकअप्स है ना, ये ध्यान देना, ये हमारा लंग्स है, ये जब ये वाला जो पार्ट है ना इसोफेगस, ये आगे आता है, ठीक है, आगे ब्रोंकस, ब्रोंकियोल्स और एल्वोली तक पहुंचता है हमारा एयर। लेकिन होता क्या है, होता ये है कि जस्ट फूड पाइप के, सॉरी, विंड पाइप के पीछे फूड पाइप होता है ना, और वहां पर होता है एपिग्लॉटिक्स, है ना। एपिग्लॉटिक्स कुछ इस तरीके से होगा, ध्यान देना, यहां पर ऐसे फ्लैप बना रहता है, इस तरीके से फ्लैप बना रहता है, ठीक है, ये ऊपर वाला पार्ट है यहाँ, ठीक है। एक होता है विंड के लिए और एक रहता है फूड के, पीछे रहता है फूड, आगे रहता है विंड। अब ध्यान देना होता है, जब यहाँ पर फ्लैप बना हुआ है, ये फ्लैप, ठीक है, ये फ्लैप, फ्लैप मतलब यहाँ ये वाला पार्ट हमारा एपिग्लॉटिक्स है, ठीक है। जब हम लोग कोई हवा ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो ये क्या होता है ना, ये दरवाजा जो है ना इस तरीके से, ये मैं इससे बता देता हूँ, ऐसे ये ऐसे बंद हो जाता है, ये बंद हो गया तो जो एयर है वो इधर चला गया, है ना, इधर चला गया, फिर ये अपनी जगह पर ऐसे आ जाता है, ऐसे खड़ा हो जाता है ना। जब मान लो हम लोग खाना खा रहे हैं, तो खाना खा रहे हैं यानी ये खाने का पार्टिकल आ रहा है, खाने का पार्टिकल आ रहा है, तो ये फ्लैप जो होता है ना वो कुछ इस तरीके से बंद हो जाता है इधर की ओर, और ये खाना फूड पाइप पे चला जाता है, बात समझ में। लेकिन होता क्या है, कोई इंसान खाने के दौरान सोचने लग जाता है, सोचने लग गया, तो ये जो एपिग्लॉटिक्स है ना ये हमारा ब्रेन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब तुम बहुत ज्यादा जोर डालने लगे, कुछ सोचने लगे, तो क्या हुआ कि हमारा ब्रेन का कंट्रोल इस एपिग्लॉटिक्स से थोड़ा समय के लिए, कुछ सेकंड के लिए हट गया, हट गया, और आ रहा था क्या, खाना आ रहा था, खाना, तो खाना आ रहा था तो इस फ्लैप को यहां बंद होना चाहिए, लेकिन बंद हो गया किधर की ओर, इधर की, यानी ये फ्लैप इधर बंद हो गया, खाना ही आ रहा था, तो जैसे ही खाना आ रहा था तो उसको जाना चाहिए था इस तरफ, लेकिन क्योंकि फ्लैप बंद हो चुका है इधर की ओर, तो ये खाना किधर जाने लगेगा, विंड पाइप की तरफ। अब जब विंड पाइप की तरफ होने लगेगा तो नीचे वाला जितना भी पार्ट होगा बोलेगा ये क्या है, ये तो मेरे लिए फॉरेन पार्टिकल है, ये मेरे काम का है ही नहीं, मेरे को तो एयर चाहिए था, ये क्या हो रहा है, ये तो बहुत गलत चीज है। तो ये लोग सारे मिल करके लोग पता लगा देते हैं कि ये तो गलत चीज आ रहा है, ये हम लोग का पार्टिकल नहीं है, सब लोग ताकत लगा के ऊपर की ओर धक्का लगाते हैं, तब ऐसे करके, ये जो ऊपर की ओर हम लोग धक्का लगा रहे हैं ना वो हम नहीं लगा रहे, वो ये हिचकी ले रहा है, कब तक लेगा, जब तक फूड मॉलिक्यूल के पार्टिकल्स यहाँ पर रहेंगे ही रहेंगे, ठीक होता है। पानी पीने का मतलब क्या है, जब पानी हम लोग पीते हैं तो ऑब्वियस सी बात है ये पानी किधर जाना है, तो ये जो खाना ये अटक गया है यहाँ पर, या इसको नीचे जाने का रास्ता नहीं मिल पा रहा है, ये लोग जाने भी नहीं दे रहा है, नीचे तो रोक कर रखा है ना, तेरे को नहीं आने देंगे, ऊपर लगाओ, सब बोलता है लगाओ ऊपर क्यों, जैसे हम लोग ऊपर क्यों धक्का लगाते हैं ना तो हिचकी ऐसे करके आता ऊपर क्यों,
ऊपर की ओर हमेशा देखना, हम लोग जो हिचकी लेते हैं ना तो देखना कोई लगा रहा है, फोर्स लगता है कि ऊपर की ओर लगा है। तो ये खाना को धक्का मार मार के जब तक वो खाना फिर यहाँ पर ना आ जाए और ये फ्लैप इधर ना बंद हो जाए तब तक हिकअप्स आते रहे। अच्छा, किसी को सुन देखा पानी पी रहा फिर भी हिकअप्स बंद नहीं हो रहा, इसका मतलब ये कि अभी खाना ऊपर नहीं पहुंचा, मेन जगह पर नहीं गया जहां उसको जाना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? इस हिसाब से हिचकी आता है। हिचकी आने का जो जनरल हम लोग दादी परदादी से सोच के आ रहे हैं कि तुमको कोई याद कर रहा है, नहीं, तुमको कोई याद नहीं कर रहा है, तुम कुछ ऐसा चीज याद कर रहे हो जिसके कारण तुम्हारा एपिग्लोटिस का ये जो फ्लैप है वो ठीक से बंद नहीं हो पा रहा है पर्टिकुलर जगह। बात समझ में? यानी तुमको कोई याद नहीं कर रहा, तुम कुछ याद कर रहे हो। बात समझ में आ गया? तो वो तो तुम ही। हाँ क्या? हाँ जिस सारे करते इसमें सोचते कोई याद किया ना, वो भी नहीं, ये भी यही केस है ना। कोई भी चीज बहुत तेजी से आ रहा है, एक बार क्या होता है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। बात अलग है कि इसमें माइथोलॉजिकल भी किया जाता है, लेकिन ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि कोई भी इंसान खड़ा होकर पानी पी रहा है तो उसके घुटने में दर्द होगा ही होगा। क्योंकि जब हम लोग खड़े होकर पानी पीते हैं ना तो पीने का जो प्रेशर होता है हमारे पेट पे बहुत तेजी से होता है, मतलब नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में बहुत ज्यादा होता है। और पूरा का पूरा बोझ कौन उठा रहा है? हमारा ये जितना भी पैर वाला पार्ट, फीमर के नीचे वाला पार्ट, वही हम लोग को उठा रहा है। अब तुम खड़े होकर पियोगे तो पूरा का पूरा प्रेशर, एक तो जोर जोर से, बहुत लोग होते हैं ना ऐसे पीते हैं तो आवाज भी आता है गट गट ऐसा वाला, है ना, तो उस तरीके से नहीं पीना होता है। और दूसरी बात, आराम से बैठ जाओ कहीं। और ये हम लोग के घर में भी ऐसा है, खड़े होकर नहीं पीना। वैसे सब लोग में ऐसा होता है, लेकिन साइंटिफिकली प्रूवन है कि कभी भी पानी खड़े होकर नहीं पीना। अगर खड़े होकर पियोगे तो पैर में दर्द लंबे समय के लिए, या फिर आपको बीमारी होगा जिसको बोलते हैं आर्थराइटिस, हाँ, वो होने का चांस बढ़ जाता है। उसमें लिगामेंट कम होने लग जाता है, लिगामेंट ऑब्वियसली बातें कम हो जाएंगे और जो बोन होता है उसमें घर्षण बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? बहुत सारे कारण है, लेकिन पानी का मेन कारण ये है। ठीक है, चलिए, तो पहला बात समझ में आ गया ना, जो एनिमल टिश्यू होता है, एनिमल टिश्यू ये क्या करता है? मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है, तभी मूवमेंट हो पाता है। किसी को डाउट है? चलिए दूसरा पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, एनिमल मूव्स अराउंड इन द सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। ये तो बहुत सालों से चलता है, आदि मानव के समय से चलता है। तो उन लोग मूवमेंट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको खाना की जरूरत है और शेल्टर मतलब घर, घर की जरूरत। हमारे मम्मी पापा या हम लोग के मम्मी पापा ही झारखंड में क्यों बसे? क्योंकि यहाँ पर उनको खाना और घर दोनों मिल रहा है ना। या जिसके मम्मी पापा थोड़े दूसरे जगह पर जाकर काम कर रहे हैं तो वो क्यों मूवमेंट किए वहां पर? इसलिए कि वहां से उनको क्या मिल सके? खाना मिल सके। यानी खाने मिलने का सोर्स मतलब हम लोग क्या मानते हैं? हम लोग को असली में तो खाना चाहिए, लेकिन उसके लिए हम लोग एलिमेंट्री चीज यूज करते हैं, वो मनी, क्योंकि मनी से वो सारी चीज खरीद लेंगे हम लोग। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एनिमल कंज्यूम मोर एनर्जी एज कंपेयर टू प्लांट। ऑब्वियसली बात कि जो एनिमल्स होते हैं वो ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं प्लांट के मुकाबले। ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग प्लांट से ज्यादा कॉम्प्लेक्स, हम लोग में बॉडी में इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है, इतने ज्यादा ऑर्गन्स हैं, सबको काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। प्लांट में तो ब्रेन है ही नहीं, ब्रेन दिमाग है ही नहीं उसके पास, लेकिन वो काम करवा रहा है अपने दूसरे एक पार्ट से, इसलिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं है। लेकिन हम लोग के पास ब्रेन है, अब इसके लिए हम लोग को एडिशनल मात्रा में न्यूट्रिएंट्स चाहिए, अलग अलग तरह के, अलग अलग तरह के हम लोग को न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है। बात समझ में आ रहा है ना? तो क्योंकि एनिमल्स को ज्यादा मात्रा में एनर्जी चाहिए, क्यों? क्योंकि इनके पास बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हैं और वो सारे ऑर्गन को चलाने के लिए उनको एनर्जी चाहिए, इसलिए
वो लोग ज्यादा फूड को कंज्यूम करते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, मोस्ट ऑफ द एनिमल टिश्यू आर लिविंग। अभी हम लोग ये देखे थे प्लांट में बहुत सारा ऐसा टिश्यू होता है जो डेड होता है, लेकिन एनिमल में मोस्ट ऑफ, हद से ज्यादा जो टिश्यू पाया जाएगा, सेल पाया जाएगा, वो सारा का सारा लिविंग होगा। कुछ रेयर ही होंगे जो डेड होंगे, ठीक है। जैसे बोन के अंदर बोन मैरो रहेगा, है ना, लेकिन उसके अंदर जो ब्लड बनता है वो तो लिविंग रहेगा। जो नेल होगा, नेल होगा, ठीक है ना, पीछे वाला पार्ट तो लिविंग से जुड़ा हुआ है ना। Next, the structural organization of organ and organ system is more complex in, वही आंसर ही बताया गया। क्यों हम लोगों को ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हम लोग का बॉडी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स क्यों, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स है हमारे पास बहुत सारे, और वो सारे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स को डिफरेंट डिफरेंट वर्क करना पड़ता है, और डिफरेंट डिफरेंट वर्क तभी करेंगे जब उनको भरपूर मात्रा में क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगी। इसलिए हम लोग खाना खाते हैं, समझ में आया। और एक ही तरह का नहीं, अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी को चाहिए, ठीक है, समझ में आ गया। अब आते हैं सबसे पहला जो टिश्यू है, ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू। अच्छा, एपिथेलियल टिश्यू को प्रोटेक्टिव टिश्यू या प्रोटेक्शन टिश्यू भी बोलते हैं, ठीक है। प्रोटेक्शन टिश्यू नाम से समझ लो, प्रोटेक्शन करना। तो जहां जहां हम लोग को प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ेगी, हमारे बॉडी को जहां जहां प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ेगी, वहां वहां क्या मिलेगा हम लोगों को, क्या बोलो, वो जोड़ने की स्कीम नहीं पाया जाता, मैं बताऊं, ध्यान। इपिथेलियम टिश्यू, ध्यान देना, इपिथेलियम टिश्यू कहाँ पाया जाता है, जहां हम लोग को प्रोटेक्शन की जरूरत है। तो पहले तो ये सोचो कि प्रोटेक्शन हमको क्या चीज से चाहिए। प्रोटेक्शन हम लोगों को चाहिए किससे, हार्श क्लाइमेट से, हार्श क्लाइमेट से, है ना, बैक्टीरिया से, वायरसेस से, है ना, या फॉरेन पार्टिकल से। बात समझ में आ रहा है? हम लोगों को प्रोटेक्शन क्या चीज से चाहिए, हम लोग को चाहिए हार्श क्लाइमेट से प्रोटेक्शन, मतलब बाहर में जो इतना गर्मी चल रहा है, इतना ठंडा हो रहा है, उससे बचने के लिए, ठीक है। दूसरा, बैक्टीरिया, वायरसेस, वेक्टर्स, कीड़े मकोड़े, वो हमारे बॉडी को हार्म ना कर दे, उसके लिए हम लोग को प्रोटेक्शन चाहिए। तीसरा, फॉरेन पार्टिकल्स, बाहर के कुछ छोटे मोटे ऐसे पार्टिकल्स जो हमारे बॉडी के अंदर एंटर कर जाए और हमारे बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं या सेल हैं उनको डिस्ट्रॉय कर दे, उनसे हमको प्रोटेक्शन चाहिए। तो जो हमारे बॉडी में जो भरपूर मात्रा में पूरे बॉडी पार्ट में जो घिरा हुआ है, वो कौन सा है, इपिथेलियल टिश्यू, जिसको हम लोग स्किन बोलते हैं, अभी हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन सिर्फ स्किन ही हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है, हम लोग के बॉडी के अंदर अलग अलग ऑर्गन है ना, चाहे वो हार्ट है, चाहे वो किडनी है, चाहे वो लीवर है ना, या फिर स्टोमक है, बहुत सारे ऑर्गन है हमारे बॉडी के अंदर, उन सबको भी तो प्रोटेक्शन की जरूरत है। और ये प्रोटेक्शन इसलिए भी देते हैं ताकि एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन से अलग हो जाए, एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन से क्या हो जाए, अलग हो जाए। मान लो कि मेरे पास एक बड़ा सा कंटेनर है, ठीक है, इस बड़े से कंटेनर पे हमको क्या करना है, ऑरेंज जूस भी रखना है और लेमन जूस भी रखना है, दोनों रखना है एक साथ। तो दोनों जूस है, अगर मैं लेमन जूस को यहाँ पर ऐसे गिरा दूं और ऑरेंज जूस को भी गिरा दूं, दोनों आपस में मिक्स हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर मैं लेमन जूस को एक प्लास्टिक में भर कर बांध के यहाँ पर रख दूं और ऑरेंज जूस को भी एक प्लास्टिक में भरकर बांध के यहाँ रख दूं, क्या वो लोग आपस में मिक्स होंगे, नहीं। तो ये प्लास्टिक क्या कर रहा है, प्लास्टिक इस लेमन जूस को प्रोटेक्शन दे रहा है, इस ऑरेंज जूस को वो जो प्लास्टिक है वो क्या दे रहा है, प्रोटेक्शन दे रहा है, ताकि इसका पार्टिकल इससे ना मिल जाए और इसका पार्टिकल इससे ना मिल जाए। और ये प्लास्टिक एक और काम कर रहा है, क्या, दोनों को सेपरेट, दोनों में डिफरेंशिएट कर रहा है कि हाँ ये तुम्हारा लेमन है और ये तुम्हारा ऑरेंज।
कभी भी इडली डोसा खरीदते होगे तो तुम लोग को देखना सांभर और जो चटनी होता है एक ही साथ नहीं दे देता, दोनों को अलग देता है ताकि वो दोनों मिक्स अप ना हो जाए, नहीं तो फिर पता ही नहीं चलेगा चटनी कौन सा और सांभर कौन सा। या समोसा ले रहे हो तो समोसा के साथ भी चटनी देता है, हरा चटनी, मीठा चटनी और कौन सा तो चटनी, तो वो अलग अलग देता है जानबूझ के। बात समझ में आ रहा है कि दोनों को क्या कर सके हम लोग, डिफरेंशिएट कर सके, सेपरेट कर सके। तो हमारा इक्विलिब्रियम टिश्यू है वो यही काम कर रहा है। लीवर को भी क्या कर दिया है, प्रोटेक्ट कर दिया है ना, पैंक्रियाज को भी प्रोटेक्ट कर दिया है, इसका मतलब दोनों अलग हो गए। समझ में आ रहा है, दोनों के दोनों क्या हो गए हैं, अलग हो गए, सेपरेट हो गए, दोनों आपस में मिक्सअप नहीं हो रहे। बोलो समझ में आया कि नहीं, डाउट है? नेक्स्ट, पैंक्रियास ड्यूल ग्लैंड कहलाता है बाबू, ड्यूल ग्लैंड, वो ग्लैंड भी है, वो हार्मोन भी रिलीज करता है। समझ में आया, वो दोनों चीज, इसलिए उसको ड्यूल ग्लैंड बोलते हैं। वो एक ही समय पर दो दो काम करता है। 10th क्लास में, हाँ, ग्लैंड के रूप में अगर देखा जाए तो वो हार्मोन रिलीज कर रहा है ना, और नॉर्मल रूप में देखा जाए तो पैंक्रियाटिक जूस भी निकालता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग इपिथेलियल की बात करते हैं, एक एक लाइन पढ़ेंगे, ठीक है, ध्यान देना। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, इट ऑलवेज ग्रोज ऑन द सम अदर टाइप ऑफ टिश्यू। देखो ध्यान देना, जो इपिथेलियल टिश्यू होता है ना वो दूसरे टिश्यू के ऊपर रहता है। ठीक है, हमेशा याद रखना, कभी भी कोई भी इपिथेलियल टिश्यू के ऊपर एक बेसमेंट हो, ये बेसमेंट है, मान लो ये बेस टिश्यू होगा, बेस टिश्यू है ना, उसके ऊपर ही कोई भी इपिथेलियल, अब 5 के 5 है ना, अलग अलग लोग रहेंगे, लेकिन ये याद रखना सबके लिए क्या होना चाहिए, एक बेस होना चाहिए। एक बेस टिश्यू तो रहेगा ही रहेगा, उसके ऊपर ही ये लोग रहेंगे। अब यहाँ पे मुद्दा ये उठता है कि सर बेस क्यों, बेस की क्या जरूरत है? ध्यान देना, बेस ही क्या करता है, इस ये टिश्यू कैसे बने, क्योंकि बहुत सारे क्या होंगे, सेल होंगे, तो इन सेल को न्यूट्रिएंट्स इस बेस के द्वारा मिलता है। ये बेस के द्वारा ही इनको, इन सारे सेल को क्या मिलता है, न्यूट्रिएंट्स। इनको भी तो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होगी, समझ में आ रहा है? जैसे याद करो हम लोग जाइलम पढ़ रहे थे, तो जाइलम का काम होता है पानी पहुंचाने का, लेकिन वो भी जाइलम पैरेन्काइमा रखता है, फूड पार्टिकल्स को स्टोर कर, भाई उसको भी तो जरूरत है ये काम करवाने के लिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, ये हम लोग को प्रोटेक्ट करेगा हार्श क्लाइमेट से, बैक्टीरिया से, फॉरेन पार्टिकल से, हम लोग को बचाएगा। लेकिन इसको कौन बचाएगा, इसको बचाने के लिए तो कुछ खाना पीना चाहिए। सैनिक हम लोगों को गुंडों से बचाएगा, डाकुओं से बचाएगा, आतंकवादियों से बचाएगा, लेकिन सैनिकों को भी तो कुछ चाहिए खाने के लिए कि वो कैसे बचे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हमेशा याद रखना, इपिथेलियल जहां भी होगा पहले उसका एक बेस होगा, बेस के ऊपर ही, बेस के ऊपर ही इपिथेलियल टिश्यू स्टोर होता है। बात समझ में आ रहा है? एग्जांपल के तौर पर मान लो कि हमको टाइल्स बिछाना, टाइल्स बिछाना, तो टाइल्स कब बिछेगा, जब जमीन होगा तब ना, बिना जमीन का टाइल्स बिछ जाएगा क्या, नहीं। यानी टाइल्स आप तभी बिछा पाओगे जब आपके पास क्या होगा, बेस, बेस के ऊपर ही टाइल्स लगेगा। बात समझ में आ रहा है कि? तो हमेशा याद रखना कि जो इपिथेलियल टिश्यू होता है वो दूसरे टिश्यू पर स्टोर होता है, और ये क्या है, बेस टिश्यू। ठीक है, इनमें कोई न्यूक्लियस ये सब नहीं होते, बस ये अपने पास सही से अरेंज करने के लिए मौका देता है। बात समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सेल्स ऑफ इपिथेलियम टिश्यू आर वेरी सेट, आर सेट वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड द टिश्यू रेसिस्ट ऑन नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। अभी मैं वही बात बता रहा हूं, ये जो बेसमेंट है ना, इसमें किसी भी तरह के सेलुलर ये सेल्स नहीं होते। बात समझ में आ रहा है? ये बस इसको अपने ऊपर रखने में मदद कर रहा है, यानी जितने भी सेल्स, किसके सेल्स, इपिथेलियम टिश्यू के जो सेल्स होंगे वो किसी बेस के ऊपर रहेगा। ये बेस है, बेस क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ इनको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहा है। सिर्फ क्या प्रोवाइड कर रहा है, न्यूट्रिएंट्स। जैसे हम लोग चलेंगे, बेसिकली बोलते हैं कि टाइल्स पे चल रहे हैं, लेकिन असलियत में टाइल्स नहीं, टाइल्स के नीचे वो जो जमीन है वो नहीं रहेगा तो टाइल्स कभी नहीं बनेगी, कभी लगेगा ही नहीं। तो यहाँ पर वही चीज है। बात समझ में आ रहा है ना? हाँ, और एक और बात यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, हाँ, कि ये एकदम क्लोजली कॉम्पैक्ट होते हैं। इसे ध्यान देना, मैं टाइल्स का एग्जांपल देके क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत इजी है।
टाइल्स दिखना, एक टाइल से दूसरे टाइल से जुड़ा रहता है तो बीच में बहुत कम गैपिंग होता है, बहुत कम गैपिंग दिया जाता है ना, क्योंकि गैपिंग अगर ज्यादा दे देंगे तो फिर वो जो मसाला वो लोग यूज करते हैं, जो सीमेंट यूज करते हैं वो ज्यादा यूज करना पड़ेगा, है ना, जिसमें खर्चा बढ़ जाएगा। इसलिए वो लोग ना दो टाइल्स के बीच में डिस्टेंस बहुत कम कर देते। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसके बीच में भी गैप बहुत कम होता है, ये क्लोजली कॉम्पैक्ट होते हैं, है ना, इनमें एयर गैप, एयर सेट नहीं होता। अच्छा क्यों नहीं होता? इसलिए भी नहीं होता क्योंकि अगर गैपिंग हो गया, अगर गैपिंग हो गया, मान लो कि इसका इतना गैपिंग हो गया ऐसा, तो आराम से बैक्टीरिया तो पतले होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, वो तो आराम से एंटर कर जाएगा ना, हम लोग को तो उसको एंटर से रोकना है ना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो अगर वो गैपिंग गैपिंग ज्यादा हो गया तो जो बैक्टीरियाज हैं, डस्ट पार्टिकल्स है, वो हमारे बॉडी के अंदर आ जाएगा और हमारे बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देगा, खराब कर देगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? छोटे छोटे पोर्स तो होते हैं, पोर्स ऐसे होते हैं जो बाहर से अंदर नहीं, अंदर से बाहर जाए। ये सारा काम हमारे बॉडी के अंदर सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन भी है सेल के पास, पढ़ी हो कि नहीं? सेल सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन जो होता है सेल के बाहर वाला, वो क्या उसको पता है क्या अंदर आना है क्या बाहर जाना, ठीक है। लेकिन गैपिंग बढ़ जाएगा तो वो चाह करके भी नहीं रोक सकते। मान लो चायछन्नी है, चायछन्नी का काम क्या है कि भाई जो बड़े बड़े चायपत्ती है उनको रोक दो, लेकिन अगर चायछन्नी के नीचे ही बड़ा सा छेद कर दें, बड़ा सा होल कर दें, तो उसमें जो छोटे छोटे छेद है कुछ कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। बड़ा सा होल है, वहीं से सारा चायपत्ती निकल जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बात समझ में आ रही है ना? ठीक। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है, इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से समझना कि ये जो है ना ये सिंगल लेयर से बनता है, लेकिन इसी का एक और टाइप है, इसके अंदर 5 टाइप आते हैं, लोग क्लियर पढ़ रहे हैं, इसके अंदर जो टाइप पढ़ेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। ये एक सिंगल लेयर का बने होते हैं, ठीक है, सिंगल लेयर मतलब एक बेसमेंट है ना, तो अच्छा किसी घर में देखे हो कि जमीन है, जमीन के ऊपर एक टाइल्स लगा दिया गया, उसके ऊपर एक और टाइल्स लगा रहा है, उसके ऊपर एक और टाइल्स लगा, ऐसा होता है क्या? नहीं, टाइल्स का जब भी लेयर लगाया जाता है तो एक ही लेयर लगाया जाता है। मेरी बात समझ में आ रहा है? हाँ, कि अगर मान लो जमीन है तो जमीन के ऊपर जो टाइल्स बिछाया जाएगा तो एक ही बार बिछाया जाएगा, ऐसा नहीं कि पहला पहला कोई लोकल कंपनी वाला टाइल्स बिछा दिए फिर उसके ऊपर एक और अच्छा क्वालिटी वाला टाइल्स बिछाया, इतना पैसा किसके पास? बात समझ रहा है? तो दो दो तीन तीन लेयर नहीं टाइल्स का बिछाया जाता, तो वो सिंगल लेयर होता है। तो उसी तरह इपीथेलियल टिश्यू जो होते हैं उनके जो सेल्स होते हैं वो एक बेसमेंट के ऊपर एक सिंगल लेयर होती है। बात समझ में आ रहा है? पूरे के पूरे सिंगल लेयर से वो लोग अरेंज होते हैं। वो ये भी देखो, ये भी टिश्यू ही है, यानी ये भी सेल्स हैं, लेकिन ये इसका काम नहीं कर रहे, प्रोटेक्शन का काम नहीं कर रहे, ये सिर्फ इसको सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। जैसे हम लोग कंपेनियन सेल पढ़े, तो सिर्फ क्या कर रहा है? सपोर्ट कर। बात समझ में आया? नेक्स्ट देखिए, ब्लड वेसल्स आर एब्सेंट एंड नॉन नर्वस इन नेचर। अच्छा, एक तो इनके पास ब्लड नहीं रहता, इनके पास ब्लड नहीं आता, इनके पास ब्लड नहीं आता, और दूसरा नर्वस, इनके पास नर्वस भी नहीं है। अब बोलोगे सर लेकिन मेरे को कोई चींटी काटता है तो मेरे दिमाग को तो पता चल जाता है, तो ध्यान देना होता क्या है, ये हमारा बाहर का पूरा पार्ट है, ये हमारे समझ लो ना, ये स्किन है, ये पूरा स्किन वाला पार्ट है, यहां से लेकर यहां तक। अब इसके बाद यहां पर मसल्स है, यहां पर मसल्स, और मसल्स को इस तरीके से कनेक्ट किया है ब्लड। तभी तुम लोग गौर करना कि अगर तुम्हारे स्किन पे चोट लग गया ना तो कोई जरूरी नहीं खून निकलेगा ही, कोई जरूरी नहीं। अच्छा कभी कभी हमारा ना कट गया है, मतलब यहाँ पे छिला गया, खून भी नहीं निकलता और हमको पता भी नहीं चलता। क्यों? क्योंकि वो आपके सिर्फ स्किन तक ही हुआ है, लेकिन अगर किसी का कट कर कहां तक पहुंच गया, मसल्स तक पहुंच गया, तो मसल्स में ब्लड है इसलिए वो ब्लड दिखता है कि हाँ बाहर निकल। हाँ इसका मतलब ये है, देखो मसल जो होता है वो हमारे ब्रेन से जुड़ा हुआ है, अगर यहां तक कट गया तो 90% चांस है, 95% चांस है कि ब्रेन को पता चली जाए। नहीं पता चला तो इसका मतलब आपका नर्वस जो सिस्टम है थोड़ा सा स्लो काम कर रहा है, और उसके नीचे होता है ये ब्लड। तो ऑब्वियस बात है जब ये कटेगा ना,
ये कटेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि तुमको ब्लड निकलता हुआ दिखाई देगा। ब्लड का कुछ लेयर यहाँ भी होता है, यहाँ, यानी तुम लोग ऐसा समझ लो, ऐसा समझ लो, ये हमारा बेसमेंट, ये हमारा बेसमेंट, बेसमेंट के नीचे ब्लड, ब्लड के नीचे मसल्स, मसल्स के नीचे फिर ब्लड, और ये जो है ना बेसमेंट, बेसमेंट के ऊपर ये हमारा टिश्यू, स्किन टिश्यू जिसको बोलो, तो बहुत सारे सेल हैं मिलकर टिश्यू बने, है ना। तो देखना, बोलते हैं ना किसी का नस कट गया, नस का मतलब क्या होता है? नस का मतलब होता है ये ब्लड वेसल कट गया। और ब्लड, अगर किसी का ब्लड वेसल कटा है तो ऑब्वियस ये बात है कि उसका जो भी काटने वाला जो भी तलवार होगा या जो भी चीज होगा वो स्किन को काटा होगा, कि एक छोटा लेयर किसका, ब्लड का, उसको काटा होगा, मसल्स को काट दिया होगा, तब जाकर ब्लड वेसल। इसको काट दिया ना तो खून रुकेगा ही, धड़ाधड़ निकलता जाए, तो बात अलग है, वो दूसरा चीज है। बात समझ में आया? इसलिए देखना, कभी आपको छिला भी जाता है ना, देखो जब भी आपको छिला जाता है तो जो खून निकल रहा है ना वो उतना तेजी से नहीं निकलता, वो ज्यादा नहीं निकलता। तो क्यों? क्योंकि वो ये वाला खून निकल रहा है जो इन दोनों को पकड़ के रखता है, कनेक्टिव। ब्लड जो होता है वो क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है, जो कनेक्ट कर रहा है मसल्स को इस स्किन के सेल्स। बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो अगर ऊपर वाला स्किन कट गया हमारा तो मैटर नहीं करता, मैटर नहीं करता कि खून निकलेगा ही निकलेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं, क्योंकि इसके पास ब्लड नहीं होता। यहाँ पे वही बात बताई। और नन नर्वस, नन नर्वस का मतलब क्या है? कि अगर ये कट जाएगा तो हमारे ब्रेन को नहीं पता चलता, लेकिन ये सब होते हैं नर्वस, ये सब कंट्रोल होते हैं किसके? नर्वस टिश्यू के। अगर यहाँ तक कुछ कट गया या किसी का अफेक्ट हो गया तो ध्यान देना, वो उस पर्सन को जरूर पता चले, जोर जोर से चिल्लाएगा, माई रे माई, लाई रे लाई, क्यों वो कट गया, उनको बचाओ, जो भी चीज। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आया? तो इससे अल्टीमेटली क्या पता चला कि अगर कोई भी सब्सटेंस अगर वो मसल्स तक आना चाहता है या बॉडी के इंटरनल ऑर्गन तक आना चाहता है तो उसको इस एपिथेलियल टिश्यू से होकर गुजरना पड़ेगा। पहले होता है ना कि अगर उसको मारना है तो मेरे लाश से होकर गुजरना पड़ेगा, तो यहाँ पर वही चीज है, किसके लाश से? वो एपिथेलियल के लाश से गुजरना पड़ेगा। कोई भी अगर मान लो कि अगर सपोज है कोई बैक्टीरिया बोला जा रहा है कि लीवर को खराब किया, तो लीवर खराब इसलिए हुआ क्योंकि उसका एपिथेलियल टिश्यू को वो खराब किया पहले, क्योंकि जब तक एपिथेलियल टिश्यू के वो अंदर नहीं आएगा तब तक वो और अंदर पहुंच ही नहीं पाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? डाउट है? पक्का ना समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा होगा, इट कवर ऑल द ऑर्गन। हमारे बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन होते हैं उन सारे ऑर्गन को ये कवर करके रखता है। अंडर लाइंस ऑफ द कैविटीज। अच्छा ये लाइन एक वर्ड होगा और एक मीनिंग होगा, कंफ्यूज मत होना, मैं पहले बता देता हूँ। कवर और मीनिंग में अंतर बता देता हूँ। कवर और मीनिंग, कंफ्यूज मत होना। एक बात याद रखना, जैसे मान लो मान लीजिए हमारा ब्लड वेसल, ध्यान से समझना, ये सिलेंडर शेप में, हाँ वाला नहीं, देखो ये हमारा ब्लड वेसल है, क्या देखो बीच में होल है, ठीक है, इसमें से ब्लड जा रहा है, सपोज दैट। तो अगर मैं बोल रहा हूं ना कि इसमें कवरिंग है किसी चीज का, कवरिंग है इसका मतलब ऊपर से कोई पेंट कर, ऊपर से पेंट कर दोगे तो कवरिंग, और अंदर से पेंट करेंगे ना तो बोलेंगे लीनिंग। लीनिंग यानी अंदर क्या अगर कवरेज है, अंदर से कोई इसको पकड़ के रखा है या उसमें पेंट करके रखा है अंदर से, तो हम लोग बोलेंगे कि इसमें लीनिंग, लीनिंग में कवरिंग, मतलब लीनिंग में पेंटिंग किया गया और ऊपर से किया जाएगा। बात समझ आ रहा? अब इसी का एग्जांपल से समझो, मान लो कि ये हमारा स्टोमक है, जेल शेप लाइक, ठीक है, हाँ ये ड्यूटेनियम है, ठीक है, ये हमारा स्टोमक है, कुछ इस तरीके से होता है, फूड आता है 4 घंटा तक यहाँ पर आता है, हाँ 4 आवर तक,
4 घंटा तक ये फूड हमारे बॉडी पर रहता है और उसके बाद उसका प्रोसेस होता है। अब ध्यान देना, अगर मैं बोल रहा हूं ना कि मेरा कोई कोटिंग कोटिंग इस स्टोमक का कवरिंग है, कवरिंग, तो इसका मतलब वो बाहर की तरफ से, ये अगर बाहर से इसको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि ये कवरिंग है, कवर कर रहा है ना। और अगर अंदर से किसी तरह का प्रोटेक्शन मिला है तो उसको बोलेंगे लीनिंग। बोलो समझ में आया? बात समझ में आया? बाहर से इसको जो बचाता है वो तो एपिथेलियल टिश्यू है ना, और अंदर से जो बचाता है उसको हम लोग म्यूकस कहते हैं। म्यूकस वो भी एक प्रोटेक्शन नहीं बोल सकते, वो लीनिंग है जो अंदर के साइड में रहता है, वो भी प्रोटेक्ट करता है। वो क्या चीज से प्रोटेक्ट करता है? इसके अंदर जो HCl है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इतना खतरनाक कि ब्लेड को खा देगा, इतना खतरनाक कि ब्लेड को भी क्या कर देगा? गला देगा। अब क्योंकि HCl हमारे ब्लेड को भी गला देगा तो हमारे पेट को ही क्यों नहीं गला दे रहा है? इसलिए नहीं गला पा रहा है क्योंकि इसके पास एक लिनिंग है, ये लिनिंग। अब एक बैक्टीरिया होता है जिस बैक्टीरिया को बोलते हैं हेलिकोबैक्टर बैक्टीरिया। हाँ, हेलिकोबैक्टर बैक्टीरिया, ये पढ़ोगे तुम लोग कहीं में है, व्हाई डू वी फॉल इन, उसमें पढ़ोगे। तो हेलिकोबैक्टर बैक्टीरिया अगर हमारे गंदे हाथों के द्वारा वो पेट में चला गया तो वो हमारे म्यूकस को ही खाता है। सबसे पहले उसका भूख मिटता है म्यूकस खाकर। जब म्यूकस खा लिया तो आपका प्रोटेक्टिव लेयर खत्म। जब आप खाना खाए तो जितना खाना खाते हो उसी हिसाब से HCl निकलता है। मतलब जैसे घर में खाना बनता है तो उसी हिसाब से नमक डाला जाता है, जितना खाओगे उतना ही नमक डाला जाएगा। तो उसी तरह आप जितना खाना खाओगे ना उतना ही मात्रा में HCl निकलता है। अब क्योंकि आपके बॉडी में लीनिंग नहीं है ना, लीनिंग कौन खा गया? वो बैक्टीरिया खा गया, हेलिकोबैक्टर बैक्टीरिया, है ना। तो जब वो बैक्टीरिया खा जाता है अब उसको खाने के लिए और कुछ नहीं मिल रहा है, वो तो ये सब खा के खत्म कर दिया। ये अब ये जो HCl होगा ना वो आपके इस बाउंड्री पर टच होगा, और बाउंड्री पर जैसे ही टच हुआ ना इतना खतरनाक उस पर्सन को दर्द देगा कि क्या बोले, और वहां पर खून आने लग जाएगा। खून आने के कारण उसका पेट फूलने लगेगा और उसको हिंदी भाषा में हम लोग अल्सर कहते हैं कि उसको पेट का अल्सर हो गया। अल्सर, पल्सर नहीं, अल्सर, अल्सर। याद रखना, किसी को पेट का अल्सर हुआ, पेट का अल्सर का मतलब क्या होता है ना, पेट फूलने लग जाता है ना, और उसके पेट से खून निकलने लगता है। तो ये खून क्यों निकल रहा है? ये खून निकल रहा है इस HCl के कारण। वो खाना खाएगा तो HCl निकलेगा। HCl ठीक है उस खाने पे मिलेगा क्योंकि वो बैक्टीरिया को मार दे, है ना। लेकिन वो खाना, क्योंकि हम लोग हिलते भी रहते हैं, अब पेट हिल रहा है तो खाना भी इधर उधर हिल रहा है तो इसको टच हो गया। जब इसको टच हो गया तो ये हमारे लिनिंग को टच हो गया। जैसे लिनिंग टच हुआ तो समझ लो कि एसिड हमारे स्किन पे गिर जाएगा तो कितना कितना ज्यादा दर्द देगा, वैसा उसके पेट में दर्द देगा, खून निकलने लगेगा पेट के अंदर से, और उस पर्सन को बोल देते हैं कि हाँ तुमको पेट का अल्सर हो। तो बचने के लिए अलग अलग तरह की दवाइयां दी जाती है। तो ये जो बैक्टीरिया होता है ना ये हमारे बॉडी में जो गंदे खाना खाने के कारण ये अंदर जा सकता है। इसलिए हम लोग अच्छे से हाथ धोते हैं खाना खाने से पहले, अपना प्लेट को देख लेते हैं प्लेट साफ है कि नहीं। जब भी देखना तुम जब भी खाना निकालने की कोशिश करते हो पहले प्लेट चेक कर लेते हैं। ये बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हद से ज्यादा लोग यही करते हैं कि एक बार खुद पानी से फिरते बार चला देते। मम्मी तो धोई होगी वो सब जानता है, लेकिन एक बार अपने से प्रोटेक्शन देने के लेयर दे देते हैं कि किसी तरह का बैक्टीरिया ना हो। बात समझ में आ रहा है? वैसे ये हम लोग टॉपिक में नहीं था, ये तो हम लोग को व्हाई डू वी फॉल इन में पढ़ना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? HCl यहाँ से ये हमारे लिनिंग से ही निकलता, हाँ वो भी वहीं से निकलता, हमारे पेट से ही निकलता। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को डाउट है? ठीक है, लास्ट टॉपिक देखो, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो क्या है? इट इज प्राइमरी प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। इसका सबसे मेन काम क्या है? प्रोटेक्शन देना। इसका सबसे इंपॉर्टेंट एपिथेलियल का काम ही है क्या देना? प्रोटेक्शन, अलग अलग सब्सटेंस। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आया? चलिए 2 मिनट का टाइम देता हूँ पढ़ने के लिए।
हम ऐसे देख रहे हैं कि उसके अलावा आप लोग भी बहुत ज्यादा टाइम देख रहे हो, क्या बात है, आप लोग को जाना है क्या? नींद आ रहा है? और अभी 3 बजे क्लास रहता तब क्या करती? चलो ठीक है, तो फिर आज का क्लास नहीं रखते। लेकिन अगर इस तरीके से तुम लोग पढ़ाई करोगे तो कैसे, यानी हम तो कभी सोच भी नहीं सकते कि तुम लोग को लगातार 2 घंटा पढ़ाया जाए, तुम लोग को एक्स्ट्रा क्लास दिया जाए। क्योंकि हम ऐसा देख रहे हैं कि यहाँ के बच्चों को एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाया जा सकता, एकदम टाइम लिमिटेड। ये तो गलत बात है, ऐसा नहीं पढ़ाई होता है। पढ़ाई हमेशा फ्लेक्सिबिलिटी वाला होना चाहिए, है ना? कम बहुत कम, ज्यादा सबसे ज्यादा। ठीक है, कोई बात नहीं। तो अभी जो ओवरऑल, अभी भी ओवरऑल बताइए, अभी टाइप्स हम लोग नहीं पढ़े, किसी पीरियड के बारे में पढ़े। बोलो समझ में आया कि पक्का समझ में आया? कल पूछेंगे, याद रखें। ठीक है, कल से आपका टाइम वही